Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am with the inorganic solution of AITS for NEET 2024 Mean Test 07 which was held on 11 November 2023. We will discuss the inorganic questions of this test. पहला क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक का है दैट इज द 50 क्वेश्चन नंबर 52. इसमें मैच द फॉलोइंग है. ये आसान सा क्वेश्चन है कि कौन से कंपाउंड के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड का नाम क्या है. कौन से कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है उसका नाम क्या है. पहला है डेकॉन्स प्रोसेस. तो डेकॉन्स प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है Cl2. दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द H2SO4. और तीसरा है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस. Ostwald process is used for the preparation of nitric acid, HNO3. और लास्ट है Haber process. Haber process is used for the preparation of ammonia, NH3. तो इसका ऑप्शन होगा डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन के लिए, तो ए का थर्ड हो जाएगा. बी कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट हो जाएगा. सी ऑस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड सेकंड हो जाएगा. और डी हैबर प्रोसेस अमोनिया फोर्थ हो जाएगा. यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिख रहा होगा. इसलिए 52 का आंसर थर्ड हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. इसका असर्शन बोल रहा है कि पेंटाहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर कोवलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड्स. बिल्कुल सही है. पेंटाहेलाइड जैसे PCl5 बात करें और PCl3 बात करें तो PCl3 के ऊपर चार्ज डेल्टा +5 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और PCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है. पोलराइजिंग पावर अगर बात करें तो फास्फोरस +5 का ज्यादा होगा, फास्फोरस +3 का कम होगा. जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा. इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर PCl5 का ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर PCl3 का कम होता है. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. रीजन बोलता है द पोलराइजिंग पावर ऑफ पेंटाहेलाइड्स आर मोर इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देन इन ट्राइहेलाइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. हम लोग जो अभी डिस्कस किए हैं वही इसका रीजन दे रहा है कि +5 में पेंटाहेलाइड का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. +3 में पोलराइजिंग पावर कम होता है, कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है. इसलिए इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इसके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा. असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62. द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस विच कंटेन्स PP बॉन्ड. PP बॉन्ड कंटेन करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है. यह एक अच्छा ऑक्सो एसिड का एक अच्छा क्वेश्चन है. PP बॉन्ड कौन कंटेन करेगा. तो PP बॉन्ड कंटेन करने के लिए पहले तो कि उसके फार्मूला में 2 फास्फोरस होना चाहिए तभी PP बॉन्ड कंटेन करेगा. तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप कि कैसे PP बॉन्ड किसमें 2 फास्फोरस है. अगर 2 फास्फोरस नहीं होगा तो PP बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है. पहला है मेरा हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये नाम देके पूछा है आपको. तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के मतलब क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड में से
फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन को निकालिए तो फॉस्फोरस बनता है, और फॉस्फोरस में से एक ऑक्सीजन को निकालिए तो हाइपो बनता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है। पैरेंटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन को निकाले पैरेंटस बनता है, और पैरेंटस में से अगर एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम हो गया है। तो H3PO4 फॉस्फोरिक होता है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए H3PO3 बन जाएगा फॉस्फोरस, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए H3PO2 बन जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H होता है। इसमें कोई भी PP बॉन्ड संभव ही नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि PP बॉन्ड होने के लिए कम से कम उसके फॉर्मूला में 2 फास्फोरस होना चाहिए। इसमें तो एक ही फास्फोरस है, PP बॉन्ड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर इसका ये होता है H3PO2 का, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसमें PP बॉन्ड संभव नहीं है, नो PP बॉन्ड। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड लेकर, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड लेकर 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दे। 3 2 जा 6 में से 2 निकला H4, P2, 8 में से 1 गया 7। दिस इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या इसी का नाम है डाइफॉस्फोरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकालने के बाद जो ऑक्सी एसिड बनता है उसको बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब एक चीज मैं बताता हूं, ये हमेशा आपको काम देगा। जब कभी भी किसी भी ऑक्सी एसिड में 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले काम होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम आता है तो उसमें PP बॉन्ड होगा। मतलब इस सब में एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, चाहे जो भी हो, सब में एप्लीकेबल है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आ जाए तो इसमें POP बॉन्ड होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो इसमें पर ऑक्सी लिंकेज हो जाता है, POP बॉन्ड हो जाता है। इस पूरे का एक एक्सेप्शन है, H4P2O5 ये एक्सेप्शन है। क्योंकि इसका एक्सेप्शन होने का कारण क्या है? PH बॉन्ड एंड PP बॉन्ड डू नॉट कम टुगेदर, ये दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं। यही इसी कंडीशन को फुलफिल करने के चक्कर में ये बेचारा इस रूल को फॉलो नहीं कर पाता है। H4P2O5 को छोड़कर बाकी सब में रूल एप्लीकेबल होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद अगर मैक्सिमम से कम आ रहा है तो PP बॉन्ड, मैक्सिमम के बराबर आ रहा है तो POP बॉन्ड, और मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है तो पर ऑक्सी लिंकेज POOP बॉन्ड होता है। इसका एक्सेप्शन है H4P2O5। एक्सेप्शन क्या है? एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहता है। वह क्या फुलफिल करना चाहता है? कि PH और PP बॉन्ड साथ में नहीं आता है। एक्सेप्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, साइंस है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। सारा चीज का एक प्रॉपर लॉजिक होता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बढ़ा दीजिए कि एक्सेप्शन है। PH और PP बॉन्ड साथ में नहीं आता है, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, नहीं तो बाकी सब इस कैटेगरी में रखा जाता है, सब इस कैटेगरी में है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। 4 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, सॉरी 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = +5, जो कि फास्फोरस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। तो इसमें कौन सा लिंकेज होगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड में POP लिंकेज होता है, POP लिंकेज। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो POP डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, 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 3 3 6 1 7, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भी PP बॉन्ड नहीं है, इसलिए भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। पायरोफॉस्फोरस एसिड,
पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो जिस तरह से पायरोफॉस्फोरिक बना था उसी बेसिस पे पायरोफॉस्फोरस बनता है। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस एसिड लेकर 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दीजिए, H4P2O5, H4P2O5। एक्सेप्शन में याद रखना, इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 4x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी x नहीं, 4 प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3, जो कि मैक्सिमम से कम है। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, पीपी बॉन्ड, लेकिन एक्सेप्शन में है, इसका होता है पीपी बॉन्ड। जैसे देखिए, अगर इसको आप इसके रूल से बनाएंगे तो पीपी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH 2 2 4 1 5 और 1 H, यही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या बोलता है कि पीपी बॉन्ड और पीएच बॉन्ड ये साथ में नहीं आते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर गलत हो गया सर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, POP डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। 1 H यहां पे और 1 H यहां पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5। तो इसमें भी POP बॉन्ड नहीं होता है, इसमें भी PP बॉन्ड नहीं होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, POP बॉन्ड। पायरोफॉस्फोरस एसिड में POP बॉन्ड पाया जाता है, PP बॉन्ड इसमें भी नहीं पाया जाता है। अगला है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये चौथा ऑप्शन है, इसमें होना ही चाहिए। 3 में अगर नहीं है तो इसमें तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसमें होना ही चाहिए। चलिए कि देखते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। इसको बोलते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं हाइपोइक एसिड। वो कैसे बनता है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड लेकर 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दें, H4P2O7 बना दें, इसको बोलते हैं हम लोग पायरो। और पायरो में से 1 ऑक्सीजन को निकाल दें, H4P2O6। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से अगर 1 ऑक्सीजन को निकालेंगे, जो स्पीसीज बनेगा इसको बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4, जो कि मैक्सिमम से कम है। कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, मैक्सिमम से कम होने पर पीपी बॉन्ड होता है, तो इसमें पीपी बॉन्ड होगा। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा, पीपी बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH 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 OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसीलिए ये 4th ऑप्शन था, 4th ऑप्शन में पीपी बॉन्ड है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th, विच कंटेन्स हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कंटेन्स पीपी बॉन्ड, इसलिए ऑप्शन 4th इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। Question number 65. The decreasing order of pH bond, pH नहीं सॉरी, POH बॉन्ड किसमें ज्यादा किसमें कम है, इसको चेक करना है। H3PO4 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, P डबल बॉन्ड हो, OH OH OH, नंबर ऑफ POH बॉन्ड 3, नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है, 3। दूसरा स्ट्रक्चर देखें, H4P2O5, अभी इसका स्ट्रक्चर बताया था, इसमें POP बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH 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 H, इसमें भी नंबर ऑफ POH बॉन्ड 3। H4P2O5 में भी नंबर ऑफ POH बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या, 6 हो गया, सॉरी 5 ही ऑक्सीजन है ना,
पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, OH OH एक हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना इसमें होगा? 2 होगा। H3PO2, H3PO2, P डबल बॉन्ड हो, OH H H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। इसमें नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है? 1। H4P2O7, 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 4 plus 2x minus 14 is equal to 0, 2x minus 10 is equal to 0, x is equal to plus 5। इसमें कौन सा लिंकेज होगा? POP लिंकेज। P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, OH 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 OH, 3 3 6 1 7 4 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है? 4 है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ POH बॉन्ड किसमें होगा? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ POH बॉन्ड H4P2O7 में 4। उसके बाद किसमें था? 3 H3PO4 में, H3PO4 में। उसके बाद किसमें था? 2 H4P2O5 में, H4P2O5 में। और सबसे कम किसमें था? H3PO2 में, जिसमें एक ही था। H3PO2 में कितना था? 1। यही ऑर्डर होगा, देख ले कौन सा है। H4P2O7, H3PO4, H4P2O5, H3PO2, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, H4P4 लिख दिया वहां पे, H4P2O7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग है शेप के बारे में। IF7, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, और जब इसका शेप बनाएंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो IF7 का शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। BRF3, BRF3 का देखें, BRF3 ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन 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 और एक और लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, 1 2 3 4 5 sp3d, 2 लोन पेयर, 1 2 लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, सेंट्रल एटम ब्रोमीन। शेप डिटरमिन करने के लिए लोन पेयर के पोजीशन को ढक लेते हैं। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड बल्की ग्रुप वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर हो या बल्की ग्रुप हो या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, wants to occupy इक्वेटोरियल पोजीशन। इस बात को याद रखना है। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। शेप को डिटरमिन करने के लिए लोन पेयर के पोजीशन को ढक लेते हैं। कैसा दिखेगा? टी शेप, इसलिए इसका हो जाता है बेंट टी शेप, इसका नाम दिया जाता है बेंट टी शेप। आगे देखिए, ClF5, क्लोरीन एक सेंट्रल एटम होगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d2, 1 2 3 4 5 6। sp3d2 का ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रहेगा। ऐसे ऑक्टाहेड्रल में सारे पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, जहां मर्जी वहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अपने सहूलियत के लिए, हमेशा याद रखिएगा, अपने सहूलियत के लिए लोन पेयर, बल्की ग्रुप या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लोग एक्सियल पे रखेंगे ताकि हमको सब कुछ दिखे साफ साफ। तो कहां पे रहेगा लोन पेयर? यहां पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सेंट्रल एटम। इसको ढक लेंगे, हमको स्क्वायर पिरामिडल शेप दिख जाएगा। तो इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। HCF6 है,
XeF6 है तो जेनॉन है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर यहां चला जाएगा और इसका ज्योमेट्री बन जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो चेक कर ले कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारा, यही सबका शेप होगा। तो IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो ए का थर्ड सही है, बी। BRF3 बेंट टी शेप फर्स्ट सही है, सी है CLF5 स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ सही है, और डी का है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सेकंड सही है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, SOS लिंकेज, ये भी ऑक्सिजन एसिड का क्वेश्चन है। SOS लिंकेज किसमें है, किस ऑक्सिजन एसिड में है, देखते हैं। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर के मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में एक ऑक्सीजन जोड़ दे तो H2SO5 बन जाता है, इसी का नाम है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक सल्फर है, SOS के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, इसको संभव ही नहीं है, इसलिए इसमें SOS प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो S डबल बॉन्ड O OH OOH बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। इसमें कोई SOS लिंकेज नहीं होता है, इसलिए इसका बात नहीं करेंगे। अगला देखें सॉरी, अगला है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कुछ नहीं है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाकर उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दे, वो बन जाता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, H2SO4 का 2 मॉलिक्यूल ले ले, एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दे, H2H2O5 सॉरी H2H2O7, जिसको ओलियम भी बोला जाता है। तो H2H2O7, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दे, इसको बोलते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन जोड़े तो H2H2O8 बन जाएगा, और इसी का नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 + 2x - 16 = 0, 2x - 14 = 0 और x = +7, जो कि मैक्सिमम से ज्यादा है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और मैक्सिमम से ज्यादा होगा तो कौन सा लिंकेज होता है, SOOS लिंकेज होगा, मतलब पर ऑक्सी लिंकेज होगा। इसमें SOS लिंकेज संभव नहीं है, पर ऑक्सी लिंकेज होगा। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो SOS डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O8, H2H2O8, दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी SOS लिंकेज नहीं है, ये गलत है सर। आगे देखें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो का तो अभी बात किए थे कि 2 मॉलिक्यूल H2SO4 लेकर एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करवा दे, वो जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी द पायरो या डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसी का नाम है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले, 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, x = +6, जो कि मैक्सिमम के बराबर है, और मैक्सिमम के बराबर होगा तो हम लोग बात कर चुके हैं कि SOS लिंकेज होता है। तो इसमें SOS लिंकेज होगा, डबल बॉन्ड O OH OH
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SOS लिंकेज होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, S डबल बॉन्ड O, OH, OH और एक लोन पेयर H2SO3, H2SO3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? थर्ड, जिसमें SOS लिंकेज, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स SOS लिंकेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। फॉर द गिवन जेनॉन स्पीसीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर HCF6 स्ट्रक्चर बना है। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हो जाएगा। HCF2 जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, नंबर ऑफ लोन पेयर 3 इसके पास। HCF4 जेनॉन 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 4 8। HCOF4 XE डबल बॉन्ड O, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर आएगा इसके पास। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर HCF2 के पास कितना? 3, इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? HCF2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो 78 का आंसर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 81 असर्शन रीजन का है। फ्लोरीन यूज टू एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, बाकी रेस्ट ऑफ द हेलोजन यूज टू शो द +1 +3 +5 +7, ये भी सही है। रीजन इसका है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसीलिए -1 शो करता है, ये भी सही है। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, बिल्कुल सही है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देयरफॉर इज टू एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas other halogen has got the vacant d orbital so that it can expand air octet +1 +3 +5 +7 बना सकते हैं। तो इसका assertion रीजन दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 81 का assertion रीजन बोथ आर ट्रू एंड assertion रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्वेश्चन नंबर 81 assertion रीजन का है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी सब हेलोजन +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें नॉट ट्रू पूछा है, स्टेटमेंट दिया है, इसमें कौन ट्रू नहीं है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। देखिए फ्लोरीन का 2F- बनेगा, क्लोरीन का 2Cl- बनेगा, ब्रोमीन का 2Br- बनेगा और आयोडीन का 2I- बनेगा। इधर डाउन द ग्रुप जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है? उस रीजन को समझिए। फ्लोरीन F2 जो कि गैस के फॉर्म में होता है, F2 से F- गया है, यहां से F2 से पहले इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो F बनेगा। इसको फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सप्लाई करेंगे तो F- बनेगा और F- से हाइड्रेशन एनर्जी देंगे तो F- एक्वस बन जाएगा यहां से।
तो F से F माइनस जाने के लिए 3 एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम लोग हैलोजन फैमिली में इस तीनों का कंपेयर करना चाहें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है Cl2 का, Br2 का, उसके बाद F2 का और उसके बाद I2 का। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाता है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, और कम इतना ज्यादा हो जाता है कि अप्रोक्सीमेटली आयोडीन के बराबर पहुंच जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन। बहुत कम डिफरेंस होता है, फ्लोरीन और आयोडीन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। इसलिए क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन, फ्लोरीन में लोन पेयर है सेकंड शेल में जो कि बहुत पास में होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत कम हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है क्योंकि रिपल्सन इसमें ज्यादा होता है, इस पर रिपल्सन कम होता है बड़ा शेल की वजह से। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन का, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा। तो देखेंगे कि इसमें यहां से यहां जाने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई चाहिए। तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, आयोडीन के बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, इसलिए कम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड मोस्ट है और हाइड्रेशन एनर्जी इसका सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे कम और हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। इसलिए ये रिएक्शन को यहां से यहां जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसलिए फ्लोरीन F2 से F माइनस जाएगा, यहां से रिडक्शन होगा, F2 का क्या होगा, रिडक्शन, और एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आयोडीन एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका उल्टा अगर रिएक्शन का बात करेंगे ना तो I माइनस एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और F माइनस एक पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिवर्स करने पर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी उल्टा हो जाता है। तो फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ FF बॉन्ड एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। बिल्कुल सही है, हम लोग इससे बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा माइनस और प्लस आएगा और अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए HF के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। एक्वा रेजिया इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। बिल्कुल सही है, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। एक्वा रेजिया HCl और HNO3 का 3:1 का मिक्सचर होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व करता है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलोजन, ना ये गलत है। इंटरहैलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद इंटरहैलोजन कंपाउंड, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो फ्लोरीन एक ऐसा है जो इंटरहैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव है, बाकी सबके सब हैलोजन इंटरहैलोजन कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा कि इंटरहैलोजन कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव देन हैलोजन, नहीं, सिर्फ किससे कम है, फ्लोरीन से, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो 84 का जो सही आंसर होगा आपका वो 4th होगा, जो कि गलत है। इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, ये सही इसका स्टेटमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है कि जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ H2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन है इसमें। HCF6 है प्लस H2O, ये प्रोडक्ट दिया है HCO3 प्लस HF, HCF2 प्लस H2O और प्रोडक्ट दिया है HC प्लस HF प्लस O2। HCF4 है H2O और प्रोडक्ट दिया है HC प्लस HCO3 प्लस HF प्लस O2। HCF6 है प्लस H2O, HCOF4 प्लस HF है।
2HF। यहां पे Xe+6 में है, यहां भी +6 में है, कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, यहां भी -1, यहां भी -1 में है, कोई सिर्फ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। यहां पे Xe+2 में है, यहां पे 0 में गया है, यहां पे -1 में है, -1 में है, इसका मतलब कि Xe+2 से 0 में गया है, ये रिडक्शन हुआ है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। और यहां पे -2 से 0 में गया है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। यहां पे जेनॉन +4 में है, यहां पे 0 में है, यहां पे +6 में है। जेनॉन +4 से 0 में गया है, रिडक्शन हुआ है, और जेनॉन +4 से 6 में गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सेम कंपाउंड का रिडक्शन, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, इसलिए यह मेरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 85 का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थर्ड है। HCl4 + H2O, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, जेनॉन का ऑक्सीडेशन, जेनॉन का रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 88। Question number 88. The following given statement belong to rhombic and monoclinic sulfur which is an allotrope of sulfur. Select the odd one. इसमें स्टेटमेंट में odd कौन है, मतलब गलत कौन सा लग रहा है? Both rhombic and monoclinic sulfur stable at 3, बिल्कुल सही है। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, अल्फा सल्फर का नाम है मोनोक्लिनिक, इसका नाम है रोम्बिक, इसका नाम है मोनोक्लिनिक। जब इसको हीट करते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 केल्विन पे, तो ये बनता है। तो 369 से कम पे अल्फा स्टेबल, 369 से ज्यादा पे बीटा स्टेबल, और टेम्परेचर 369 पे अल्फा और बीटा दोनों स्टेबल। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर दोनों स्टेबल होता है, और इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें दोनों सल्फर मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 369 को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है, जिसमें दोनों स्टेबल होता है, बिल्कुल सही है। बोथ फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट इन एसेट मॉलिक्यूल हैविंग द सेम, नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, यही आपका गलत है। दोनों एसेट होता है, लेकिन बोथ हैव नॉट गॉट द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। बोथ फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर सोलुबल इन CH2, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों नॉन पोलर होने की वजह से CH2 में सोलुबल होते हैं, ये सही है। एसेट रिंग बॉन्ड लेंथ बिटवीन एसेस इन 205.7, ये सही है, डाटा है NCERT का, इसको एक बार देख लेंगे, ये भी बिल्कुल सही डाटा गिवन है। तो इसमें गलत कौन है? 88 का ऑप्शन सेकंड, जो कि गलत है। उसका एसेट मॉलिक्यूल तो होता है, एसेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, इसलिए 88 का आंसर कौन सा सही है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। P4 + SOCl2, P4 + SOCl2, P4 का जब SOCl2 से, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, जब P4 का थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है PCl3, और SOCl2 एक SO2 गैस इवॉल्व करता है, तो SO2 गैस तो इवॉल्व कर दिया, 3 क्लोरीन चला गया इसके पास, HCl आपस में डाइमेराइज करके H2Cl2 बनाते हैं, यही प्रोडक्ट बनता है। P4 SOCl2 से रिएक्शन करके PCl3 + SO2 + H2Cl2 बनता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। P4 8 SOCl2 रिएक्शन करके 4x, तो x के जगह पे क्या होगा? PCl3 + y SO2 बैलेंस करे, कितना है? 8, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4, और यहां पे कितना होगा? 2Z गिवन है, तो 2Z, तो Z A हो जाएगा, जो कि 2 2 जा 4 और 4 8, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? 4। ये हमारा Y है और ये Z है, तो X क्या हो जाएगा? PCl3
y की वैल्यू कितनी आएगी 4 और z क्या बनेगा H2Cl2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, X PCl3, Y 4 एंड Z H2Cl2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। Among given reaction, which one gives brown colored gas as one of the product? देखिए ब्राउन गैस होता है NO2। NO2 गैस का कलर ब्राउन होता है। देखते हैं किसको हीटिंग करने के बाद ब्राउन गैस मिलेगा, NO2 मिलेगा। इसको हीट करे MnO2 के प्रेजेंस में एक KCl प्लस O2 देता है। NaNO3 को हीट करे, सोडियम के नाइट्रेट हीट करने के बाद सोडियम का नाइट्राइट देते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस देते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। ऑक्सीजन इज कलरलेस गैस। LiNO3, लेकिन याद होना चाहिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के नाइट्रेट हीट करने के बाद नाइट्राइट और O2 देते हैं। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मेटल नाइट्रेट हीट करने के बाद मेटल का ऑक्साइड और साथ में NO2 गैस प्लस O2 देते हैं, इसलिए ब्राउन गैस इवॉल्व होगा। LiNO3 लिथियम नाइट्रेट ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एक और है, उसको भी देख लेते हैं, जिंक क्लोरेट। इसको हिट करें तो जिंक क्लोराइड प्लस O2 गैस मिल जाएगा। जिंक क्लोराइड प्लस ZnCl2 प्लस O2 गैस मिल जाएगा। तो इसलिए 97 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? NO2 गैस कौन देगा हीटिंग करने के बाद? लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, जिंक का रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट HNO3 के साथ और जिंक का रिएक्शन करवाया है कॉन्क HNO3 के साथ। कॉपर का रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट HNO3 के साथ और कॉपर का रिएक्शन करवाया है कॉन्क HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ सबके सब पहले मेटल देंगे, नाइट्रेट मेटल ZNO3 का होल ट्वाइस, और डाइल्यूट के साथ NO देता है। सॉरी, ये रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल N2O देता है डाइल्यूट के साथ, क्योंकि इस मेटल का नेचर रिएक्टिव होता है इसलिए यह N2O देता है। लेकिन अगर डाइल्यूट का रिएक्शन करवाएंगे एक वैसा मेटल के साथ जो कि रिएक्टिव नहीं है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी कम है, तो एक कॉपर का नाइट्रेट सॉल्ट देंगे और साथ में NO देते हैं, +2 में भेजते हैं, +1 में भेजते हैं। रिएक्टिव मेटल इसको +5 से बहुत अच्छा रिड्यूस करवाएगा +1 में, लेकिन जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो उतना अच्छा रिडक्शन नहीं करा पाएगा। +5 से मात्र कहां भेजेगा? +2 में भेजता है। कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक का नाइट्रेट सॉल्ट देगा और कॉन्क में चाहे कोई भी हो NO2 देता है, साथ में H2O भी देगा, H2O भी देगा। रिएक्टिव मेटल हो या फिर लेस रिएक्टिव मेटल हो, दोनों में कंसंट्रेटेड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो NO2 देगा और साथ में H2O दे देगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। जिंक का रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट HNO3 के साथ और X पूछा है, तो X क्या होगा मेरा? X क्या होगा? N2O। तो X मेरा यहां पे N2O होगा। X क्या हो जाएगा? N2O। जिंक का रिएक्शन क्या है? कॉन्क HNO3 के साथ Y पूछा है, तो Y क्या होगा? NO2। कॉन्क के साथ हमेशा NO2 देता है। कॉपर के साथ रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट वाला और Z पूछा है, तो Z क्या हो जाएगा? NO। और W क्या हो जाएगा? NO2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। X होगा N2O, Y होगा NO2, Z होगा NO और W होगा NO2। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, इसलिए 100 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसी के साथ आपका इनऑर्गेनिक का सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।